हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अपने घर परिवार में अच्छे होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं महेंद्र रमन आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड एजुकेशन पर। दोस्तों जैसा कि सबको पता है, राजस्थान पुलिस के फॉर्म लगभग मेरे सभी विद्यार्थियों ने भरे होंगे। ठीक है, पुलिस के फॉर्म तो भर दिए, तैयारी भी उनकी अच्छे से चल रही होगी। एक टॉपिक था जिनके लिए मैंने पहले ही बोला था विद्यार्थियों को कि मैं या तो उनको यूट्यूब पर करवा दूंगा या फिर मैं आप लोगों को ऑफलाइन करा दूंगा। करवाऊंगा दोनों मोड पर ही, टेंशन मत लो। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मेरे से ऑनलाइन मोड पर जुड़े हुए हैं। उन विद्यार्थियों के लिए मैं आज यूट्यूब पर एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो लगभग 10 नंबर कैरी करके चलेगा आपका। लगभग क्या, उसका पहले से ही बोर्ड ने क्या कर दिया है, 10 नंबर का मार्जिन पहले से ही फिक्स कर दिया है कि 10 नंबर का आपका ये टॉपिक है। महिला एवं बाल अपराध की हम बात करेंगे। टॉपिक का नाम है महिला एवं बाल अपराध। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर हम साथ में बढ़िया से पढ़ेंगे तो बहुत आसान टॉपिक है। दूसरी बात दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है कि देखो टीचर सभी लोग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, परंतु यह एक ऐसा टॉपिक है कि कानून से संबंधित है। अगर एडवोकेट के माध्यम से इस टॉपिक को पढ़ा जाए तो शायद उसका मज़ा डबल हो जाता है, क्योंकि वो आपको वो जानकारियां भी देगा जो एक शिक्षक आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि वो रोज़ इन चीज़ों को आपके न्यायालय में देखता है, कोर्ट में देखता है, क्या प्रोसेसिंग्स होती है, किस प्रकार से मामले आते हैं महिलाओं के। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को, बीइंग एन एडवोकेट, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बेटा 10 नंबर का है और इतना आसान है कि सभी इसमें कम से कम 10 नंबरों में से 9 नंबर लाने की भी कल्पना नहीं करें। ठीक है, महिला एवं बाल अपराध हम शुरू करने जा रहे हैं। आज मैंने टाइटल डाल दिया है महिला एवं बाल अपराध। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को हम आगे करते हैं। ठीक है, देखो महिला एवं बाल अपराध में सबसे पहले क्या चीज़ है कि हमें जानना होगा कि एक तो महिला एवं बाल अपराध का कंसेप्ट आया कैसे है, कि ये अपराध क्या है, ये महिलाओं के और बालकों का, बाल का मतलब यहाँ पर बालकों से है, बच्चों से है। ठीक है, इसका सेंस किस ओर लिया जाए तो सबसे पहले तो देखते हैं भारत में क्या स्थिति है महिलाओं की। सबसे पहले हमें ये जानना होगा। तो आप सभी लोग देखते हैं कि भारत जो है वैसे शुरू से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है। हमारे भारत में जो समाज है वो कैसे है, पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, वैसे तो महिलाओं को यहाँ पर देवी का दर्जा मिला हुआ था शुरुआत में ही। देखो आप सभी लोगों को पता है कि महिलाओं को सभी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, पौराणिक कहावत है, कहावत नहीं श्लोक है ये। ठीक है, तो इसी वजह से हम नारियों की पूजा करते हैं तो वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, ऐसी परिकल्पना, ऐसी हम थ्योरी में हम जी रहे हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा है? आप लोग सभी इसको भली भांति जानते हैं कि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हम हमारे घर में ही देखते हैं कि महिलाओं के साथ में कई परिवारों में देखो कि किस प्रकार से हिंसाएं हो रही है, मारपीट होती है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। महिलाओं को मतलब कि घर में जो बालिकाएं हैं उनको पढ़ने से रोका जाता है। कई बार तो आप लोग जानते हैं कि गर्भ से पहले ही, मतलब गर्भ धारण करती है तभी ही लिंग का परीक्षण करवा लिया जाता है और उसका फिर पता चलता है कि अगर जो गर्भ में जो बच्चा है अगर वो लड़की है तो उसको क्या कर दिया जाता है, गर्भ में ही उसका मतलब भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। एक दिन पॉज कर लो। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से परिवारों में छोटे जो बच्चे मतलब पहले से ही लिंग का परीक्षण करवा करके और भ्रूण हत्याएं की जा रही है। ये क्यों हो रहा है? इसका कारण ये है कि ये जो एक समाज है ना, उसने एक धारणा बना ली है कि जब लड़की बड़ी होगी या ना, मतलब सब जगह पे अलग अलग थिंकिंग ली जाती है। जैसे कि कश्मीर जैसे राज्यों में क्या सोचा जाता है कि लड़की बड़ी होगी, कहीं रेप का शिकार होगी, कहीं कुछ उसके साथ में दुर्घटना घटेगी, लड़की को बोझ समझा जाएगा क्योंकि कुछ दहेज के लालची लोग आएंगे, वो दहेज लेंगे। तो इस तरीके से लड़की को एक तरीके से बोझ के रूप में लिया जा रहा है बेटा। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो समाज है वो लड़कियों के साथ में थोड़ा सा भेदभाव करने लगा है। लड़कों को अच्छी शिक्षा मिल रही है लेकिन लड़कियों को उसके बदले में शिक्षा के बजाय
बल्कि क्या मिल रहा है, मतलब उनको मार दिया जाता है या फिर उनको शोषित किया जाता है, उनके साथ में अत्याचार करना शुरू कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं का भी देखा जाए तो स्थिति बहुत ही बुरी, बहुत मतलब जर्जर स्थिति होती जा रही है भारत देश में, क्योंकि पहले तो देवी के समान पूजते थे, परंतु अब कुछ ऐसी, एक तो देखो इसमें पाश्चात्य संस्कृति का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब महिलाएं कमाने के लिए जाती है आजकल तो उनको बिल्कुल कहा जाता है कि पुरुष ही कमाएगा, ऐसा कुछ धारणाएं हैं समाज में प्रचलित। जब महिला कमाने के लिए जाती है तो उसको गलत नज़रों से देखा जाता है, उसके ऊपर गलत आक्षेप लगाए जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं महिला हिंसा के। देखो दहेज के लालची लोग जो होते हैं, अपने जो घर में नई शादी होती है, शादी के बाद में फिर थोड़े दिन तो अच्छे से रहेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे उसके ऊपर अत्याचार करने लग जाते हैं। ये काफ़ी कारण है, हर घरों में देखा जा रहा है। तो आप लोग सभी समझते हैं कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ये तो कुछ घरेलू हिंसा की मैंने घटनाएं बताई है बेटा, सामाजिक और इसके अलावा बाह्य हिंसा भी बहुत है। बाह्य हिंसा जैसे कि लड़की जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर घूमना फिरना उनके लिए बहुत मुसीबत का काम है। मुसीबत कैसे, उन लोगों के लिए बहुत चैलेंज हो जाता है लड़कियों के लिए घूमना फिरना, लाइक अपहरण जैसी घटनाएं आए दिन हो रही है, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि लड़कियां बाहर निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे समाज पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से हम असमानता की ओर जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि सभी समान हैं हमारे, जैसे कि मौलिक अधिकारों में भी हमें बताया गया है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। सभी लोग जो हैं संविधान की दृष्टि से, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, सभी एक समान है। परंतु एक समानता कहाँ देखने को मिल रही है, आप सब लोग भी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में समाज जो है पुरुष को ही बढ़ावा देता है, महिलाओं को बढ़ावा नहीं देता है। इस कारण से क्या किया गया, देखो आज़ादी से पहले तो हालात बहुत ही खराब थे, परंतु आज़ादी के बाद जब से हमारा संविधान निर्माण हुआ है तो संविधान में समता का अधिकार जो आपको दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये सारे अधिकार देखो अकेले सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। इस प्रकार से आप लोग देखो कि ये जो समानता, शिक्षा, स्वतंत्रता जैसे अधिकार हैं, इन अधिकारों को आप लोग जानो। महिलाओं को शिक्षित करेंगे तभी वो जानेगी और उसके बाद में वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेगी। इसीलिए आप लोगों को ये जो टॉपिक है महिला एवं बाल अपराध, क्योंकि आप पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सिर्फ अभी 2 ही परीक्षाएं हैं, एक तो पुलिस कांस्टेबल और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर। इन्हीं 2 में इस पार्ट को जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि आप लोग पुलिस की नौकरी करने जा रहे हो और पुलिस प्रथम सेवक होती है। ध्यान रखना, पुलिस ही एक ऐसी सेवक होती है समाज की जो रक्षा करती है उनके अधिकारों की, और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ही है जो सबसे पहले आगे आता है। बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज चलती है, बहुत सारे सामाजिक संगठन बन गए हैं, परंतु वो इतना काम नहीं कर सकती जो महिला को न्याय दिलाने का काम पुलिस प्रशासन करता है, क्योंकि कानून जो होता है वो पुलिस की देखरेख में ही संचालित होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आप पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हो, तो आप लोगों के लिए महिला एवं बाल अपराध का टॉपिक अलग से इसीलिए जोड़ा गया है ताकि आप लोग उनको जान सकें, और जानने के बाद में आने वाले टाइम पर जब आप लोग पुलिस के पदों पर लग जाओगे, आपकी नौकरी लग जाएगी पुलिस के पद पर, तो आप लोग उन महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा में अपना योगदान दे सकें। इस वजह से आप लोगों के सिलेबस में ये टॉपिक जोड़ा गया है, क्योंकि आप जानोगे तभी उनको जना पाओगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को। तो अपन शुरुआत करते हैं महिला एवं बाल अपराध की। महिलाओं की स्थिति कैसी है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति बालकों की भी है। बहुत सारे बालक हैं जो आसक्त रहते हैं, जैसे कि दुकानों पर काम करवाया जाता है, 18 साल से कम आयु के बच्चे होते हैं, शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाते हैं उनको, गरीब बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाते हैं शिक्षा के अवसर, इसलिए उन लोगों के लिए भी कुछ अधिकार बनाए गए हैं। ठीक है, कि जैसे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हो गया, 18 वर्ष तक के बच्चों का हो गया आजकल। ठीक है, उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि वो कैसे भी करके राज्य उनके लिए क्या करेगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो महिला एवं बाल अपराध में सबसे पहले बेटा पढ़ना क्या है अपने को, तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो चीज आती है ना, आप लोगों को अपराधों के लिए, अगर किसी ने अपराध कर दिया है, मान लो अगर किसी ने अपराध कर दिया है, तो अपराध के बाद में उसको किस प्रकार की सजा दी जाएगी, उस सजा का प्रावधान किस प्रकार से मिलेगा। तो एक देखो भारतीय दंड संहिता है।
ठीक है, क्या है, भारतीय दंड संहिता बनाई गई है जो कि 1860 की है, भारतीय दंड संहिता 1860। इसके बाद में फिर उसकी प्रक्रिया को कैसे अपनाया जाएगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और किस प्रकार से उसको कानून को इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो उसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता होती है, एक दंड प्रक्रिया संहिता होती है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं CRPC। इनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे, इसको कहते हैं IPC। ठीक है, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे लेकिन अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आप लोगों को बेसिक्स समझाने जा रहा हूं कि आपको इस टॉपिक में यानी कि इस अध्याय में महिला एवं बाल अपराध वाले सिलेबस में पढ़ना क्या है। इसके बाद में फिर तीसरा कानून चलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि एविडेंस लॉ। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो होता है 1872। आप लोग इसमें क्या देखेंगे कि साक्ष्यों से संबंधित यानी कि एविडेंस से संबंधित ज्ञान मिलेगा आपको इसमें, कि अगर मान लो कोई घटना कारित हुई है, मान लो कि कोई रेप हुआ है, रेप के अंदर फिर सबसे पहले तो दंड के लिए कौन सी धारा लगेगी, CRPC में कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी और किस प्रकार से साक्ष्य यानी कि ये जो गवाह हैं, जो एविडेंस है, उनको किस प्रकार से ग्रहण किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों अधिनियम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं महिला एवं बाल अपराध में, क्योंकि अगर चाइल्ड लेबर करवाएंगे, बच्चों से संबंधित जैसे कि बाल श्रम करवाएंगे, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं IPC में धाराओं का प्रावधान है कि कौन सी धारा लगेगी। अगर कोई दहेज लेता है या दहेज देता है तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं, वैसे तो दहेज संहिता बनी हुई है परंतु IPC में क्या प्रावधान है, कितने साल की सजा मिलेगी, कितने वर्ष की सजा या फिर कितने रुपए का जुर्माना, ये सब भारतीय दंड संहिता आपकी निर्धारित करेगी। इसलिए आप लोगों को जितने भी महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जितने भी अधिनियम आएंगे ना, जितनी भी धाराएं आएगी, उनके लिए दंड देने का प्रावधान कहां पर किया गया है, भारतीय दंड संहिता में किया गया है। और दंड प्रक्रिया संहिता में उसकी प्रोसेस है जो कि न्यायपालिका के द्वारा अपनाई जाती है, वकीलों के द्वारा अपनाई जाती है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसके तहत कौन से दस्तावेज हैं या फिर कौन से गवाह हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि फेक गवाह भी होते हैं, फर्जी गवाह बना करके ले आते हैं। ठीक है, उन चीज़ों को कैसे इग्नोर किया जाए और कैसे वास्तविक तथ्यों को ग्रहण किया जाए ताकि किसी निर्दोष को सजा नहीं मिले। इस वजह से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 बना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये तीन जो किताबें हैं, किताबों के फॉर्मेट में ही है, ये इन्हीं किताबों में ही लिखी गई है पूरी IPC, CRPC और एविडेंस लॉ। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो आपको पूरी कंप्लीट याद नहीं करनी है। वो तो जब आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर बन जाओगे ना, उसके बाद में जब आपकी ट्रेनिंग चलती है तब इनको विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ आप लोगों को इनमें वो प्रावधान पढ़ने हैं, जैसे कि इसमें 400 से भी ज्यादा है, 495 के आसपास भारतीय दंड संहिता में धाराएं हैं, वो सब नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है, वो अपने काम की नहीं है। हमें सिर्फ महिला एवं बाल अपराधों में जो धाराएं आती है, लाइक 376 हो गई, ठीक है, 354C, D, ABCD जो भी हैं 354 की धाराएं, वो सभी धाराएं अपने को पढ़नी है। तो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीन अधिनियम है आप लोगों को मोस्टली ये पढ़ने हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द सारा आपका महिला एवं ये बाल अपराध जो है घूमने वाला है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा कि पढ़ना क्या है। ये तीनों चीजें हैं, ये पढ़नी है परंतु कंप्लीट नहीं पढ़नी है। इनमें से मैं निकाल करके लेके आया हूं आप लोगों के लिए कि महिला एवं बाल अपराध से संबंधित धाराएं कौन कौन सी है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को या तो ये वीडियो देखना है या फिर मैं आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना अच्छी से कि ये चीज करनी क्या है इन तीनों का। फिर अलग अलग जो अधिनियम आप लोगों के बने हुए हैं, लाइक जैसे कि मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है कि ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो तीसरे तीनों को पढ़ने के बाद में 4th नंबर पर हम पढ़ेंगे हमारा दहेज अधिनियम बना है बेटा, अलग से बना दिया गया है दहेज अधिनियम कि कौन दहेज दे रहा है, कौन ले रहा है, किस प्रकार से उनको पकड़ा, क्या करना है, उनकी कैसी सजाएं देनी है, वो सारी चीजें करनी है। उसके बाद में बालकों से संबंधित एक अपराध होता है जो कि होता है बाल विवाह।
सभी जानते हैं आप लोग बाल विवाह कितना बड़ा अपराध है बेटा, ठीक है। आजकल नई चीज़ें इसमें जोड़ दी गई है बाल विवाह अधिनियम के अंदर, और ये आया है 2006 में। वैसे बाल विवाह पहले भी क्या था, गैर कानूनी था, परंतु 2006 में क्या कर दिया गया, इसमें संशोधन किया गया, काफ़ी बड़ा संशोधन किया गया। इस वजह से बाल विवाह को लेकर के एक पूरा एक अधिनियम ही आप लोगों के सामने आ चुका है, बाल विवाह अधिनियम 2006, क्योंकि 2006 के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था इसमें। तो आप संशोधन के रूप में तो लिया ही, आईपीसी की धाराओं में भी डाला इसको, परंतु बाल विवाह के लिए एक अधिनियम ही बना दिया गया है। अब बालकों की आयु कितनी है, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि वैसे बालकों की एज शादी के लिए कितनी होती है। किसी भी महिला पुरुष की शादी के लिए आपको भी पता है महिला की आयु 18 वर्ष होती है और पुरुष की आयु 21 वर्ष होती है, परंतु अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि महिला की आयु भी 21 वर्ष कर दी गई है। तो ये चीज़ें हैं, ये चेंज होती रहती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देखो बाल विवाह के लिए पहले लड़का लड़की की शादी की मैं उम्र बता देता हूँ कि जो लड़का होता है ना, लड़के की आयु जो थी 18 वर्ष थी और लड़की होती है उसकी आयु थी पहले सिर्फ 14 वर्ष। लेकिन जैसे जैसे क्योंकि एकदम से आपके ऊपर थोपा नहीं जा सकता किसी कानून को, तो इसलिए क्या करते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन किए जाते हैं कि कितना रखा जाए। क्योंकि पहले तो 6-7 साल की उम्र में 6-7 साल की उम्र में शादी ब्याह कर देते थे लड़का लड़की के, इसलिए क्या होता था, ये इसको एकदम से आप 18-21 नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसलिए क्या कर दिया, 6-7 साल की उम्र में जो शादी करने का प्रावधान था उसको पहले किया गया, 14 वर्ष तो लड़की की और 18 वर्ष लड़के की। फिर इसमें भी क्या चेंज किए गए कि 18 साल का तो पहले लड़की होगी और फिर उसके बाद में 21 वर्ष का क्या होगा, लड़का होगा। और अभी सबकी दोनों की एज बराबर कर दी कि 21-21 आप लोगों के सामने हो गई, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने बाल विवाह का हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, छठा जो अधिनियम आता है वो आता है आपके सती प्रथा अधिनियम। ये आप लोगों को पढ़ना है, सती प्रथा अधिनियम। इतना सा अधिनियम है, आप लोगों के प्रश्न मुश्किल से इसमें पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रश्न, सिर्फ 10 प्रश्न, सती प्रथा के 10 प्रश्न बस काफ़ी है। इतने में प्रश्न पूछ लेंगे कि कौन तो सती प्रथा का सबसे पहले सती कौन होती है, सबसे बाद में सती की जो सती होने वाला जो मामला है वो कहाँ देखा गया, किसने सती प्रथा का अधिनियम बनाया, किसने इम्प्लीमेंट किया, कब बना, ये सारे कुछ क्वेश्चन है। वो 10 के अंदर सारा काम आपका हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है सती होना क्या होता है। सती का मतलब एक तरीके से जौहर वाला सिस्टम आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा ना, राजस्थान के इतिहास में कि जो महिलाएं होती थी अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जब किसी आक्रांता द्वारा युद्ध किया जाता था, आक्रमण कर दिया जाता था दुर्ग पर, तो राजा तो केसरिया धारण करता था और मृत्यु को यानी कि वीर गति को प्राप्त होता था। और औरतें क्या करती थी, वहाँ की यानी कि रानियाँ क्या होती थी, जौहर करती थी। परंतु जौहर शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, सती शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि सबसे पहले जो सती होती है हमारे वैदिक काल में देखते हैं तो हमारे जो रानी सती माता थी, सती माता आप लोग जानते ही होंगे कि जो किसकी, शिव जी की पत्नी थी, ठीक है। सबसे पहले सती ये थी, लेकिन इसको नहीं देखा जाएगा। सबसे पहले और दूसरे उदाहरण आते हैं। तो हमारे यहाँ पर जौहर का अगर उदाहरण पूछ लिया जाए तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे पहले 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था ना, तब उस टाइम पर क्या होता है, जौहर किया जाता है, ठीक है, जौहर किया जाता है रानी रंग देवी के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये जो थी हमारा पहला जौहर है। ये सारी चीज़ें आपको इतिहास में देखने को मिलेगी। जौहर में 2 कैटेगरी होती है, तो जल जौहर करो या फिर अग्नि जौहर करो। तो ध्यान रखना 1303 के अंदर एक साका होता है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में 1303 ईस्वी में एक साका हुआ था। साके का मतलब जिसमें केसरिया भी हो जौहर भी हो, दोनों मिलकर के क्या बनता है, साका। केसरिया का मतलब राजा वीरगति को प्राप्त होता है और जौहर का मतलब रानी वीरगति को मतलब वो क्या करती है, मान सम्मान की रक्षा के लिए है। तो अग्नि में या फिर जल में अपनी क्या कर लेते हैं, अपने प्राण उत्सर्ग कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं, जौहर कहते हैं। तो राजस्थान में 1303 ईस्वी में सबसे बड़ा जल अग्नि जौहर हुआ था भाई। कौन सा जौहर,
अग्नि जौहर हुआ था, ये किया गया था, आप लोगों ने देखा होगा, पद्मिनी रानी, रानी पद्मिनी जो था उसने किया था, ठीक है। उसके नेतृत्व में होता है ये, आप लोगों को सबको पता है। रावल रतन सिंह था, आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी पद्मावत। इसके बाद में 7वें नंबर पर अगर देखेंगे तो कौन सा अधिनियम आता है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम है 2013। ये बिल्कुल लेटेस्ट अधिनियम है। इसमें क्या होता है, महिलाएं जो काम पर जाती है, जो ऑफिस वगैरह में जाती है, कई बार क्या होता है वहाँ पर जो अपने अधिकारी गण होते हैं वो क्या करते हैं, उनका यौन शोषण करने लगते हैं, ठीक है। जिस वजह से महिलाएं जो होती है, युवतियाँ जो होती है, अपनी नौकरी या फिर अपनी इज्जत की रक्षा के लिए क्या करती है, उस चीज़ को बता नहीं पाती है, समाज के सामने ला नहीं पाती है, ना कोई रिपोर्ट दर्ज करवाती है, ठीक है। वो दबाव में हो जाती है, या फिर हो सकता है कि उसे ब्लैकमेल किया जाए। ऐसी स्थितियों में पड़ जाने की वजह से वो क्या नहीं कर पाती, शिकायत नहीं कर पाती है। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का इस वजह से निर्माण किया गया। फिर उसके बाद में देखो 8वां जो है आपका वो है लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण। एक आप लोगों के सामने लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम है, ये भी 2013 का ही है, दोनों एक साथ ही आए हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 और लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण 2013, ठीक है। समाज इतना गिर चुका है कि जो बालक होते हैं, बालकों से भी लैंगिक अपराधों के मामले में इतने तीव्र गति से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं कि बालकों से लैंगिक अपराध, ठीक है, आप समझ गए ना, लैंगिक अपराध। हम डीप में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत टेंशन नहीं लें कि ये मैं सिर्फ सिलेबस आप लोगों के सामने रखा हूँ कि ये अधिनियम आप लोगों को पूरे कंप्लीट पढ़ने हैं। एक आता है आप लोगों के 90 नंबर पर, वो है श्रम प्रतिषेध। बेगारी प्रथा से संबंधित मान लो, ठीक है, राजस्थान में प्रथाएं चलती है, बेगारी प्रथा, हाली प्रथा, इस तरीके की कुछ प्रथाएं चलती है। उन चीज़ों को रोकने के लिए श्रम प्रतिषेध है, ठीक है। बालकों के लिए भी है। बालकों के लिए कैसे कि 18 वर्ष से कम आयु के यानी कि नाबालिग बच्चे जो होते हैं ना, उनके साथ में क्या किया गया जाए, जबरदस्ती उनको काम पर लगाया जाता है, फैक्ट्रियों में उनको काम करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में 2 चीज़ें और पढ़ेंगे अपन। 11वें नंबर पर पढ़ेंगे अपन महिला आयोग। महिला आयोग के भी प्रश्न जो आएंगे आपके, वैसे तो ये जीके का टॉपिक था पहले आप लोग इस टॉपिक को जीके के अंदर पढ़ते थे, परंतु ध्यान रखना अब जब से महिला एवं बाल अपराध का टॉपिक जुड़ा है तो आप लोगों को महिला आयोग का जो प्रश्न है, महिला आयोग कब आया, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग, ये दोनों के दोनों बॉडीज आपको पढ़नी है। राष्ट्रीय महिला आयोग में आप लोगों को ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि कौन तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, कब स्थापना हुई, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। और ये किस प्रकार से महिलाओं की मदद करती है, ये दोनों बॉडीज, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग किस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट में आता है कुछ 12वें नंबर पर जो आपका लास्ट जो आपका अधिनियम है, महत्वपूर्ण अधिनियम। कुछ अधिनियम बने हैं क्या ऐसे जो आप लोगों के महिला एवं बाल अपराध में काम में आएंगे, तो महत्वपूर्ण अधिनियम नहीं, सॉरी, अभियान है ये। यानी कि कौन कौन से ऐसे अभियान चलाए गए हैं, आप लोगों की पता है बहुत सारी संस्थाएं होती है, सामाजिक संगठन होते हैं जो अभियानों के माध्यम से समाज को जागृत करने का बेड़ा उठाए हुए हैं। उन अभियानों को आप लोगों को प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है। कुछ ऐप्स हैं, ऐप्स मतलब जो आप लोगों के मोबाइल के अंदर जो डाउनलोड करते हो आप, ये वही ऐप्स है, ठीक है। वो कौन कौन सी ऐप्स है जो आप लोगों के काम में आएगी महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित, तो ये आप लोगों के सामने कंप्लीट सिलेबस है। आप चाहो तो इसका देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कंप्लीट है आप लोगों का सिलेबस
इसके बाहर कुछ नहीं जाना है, ठीक है। बाकी की सारी चीजें अगर कोई आप लोगों के दिमाग में आ रही हो तो ये देख लो, 3 अधिनियम है, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों है। सारे के सारे अपराध हम इनमें पढ़ेंगे, कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन से अधिनियम हैं, सब हम इस सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी की सारी चीजें अपन पार्ट नंबर 2 में कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को मैंने सिर्फ ये वीडियो सिलेबस समझाने के लिए किया है, आप सिलेबस समझ गए होंगे। महिला एवं बाल अपराध का जो टॉपिक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग अगली क्लास से आप बिल्कुल आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। अभी के लिए मैं अपने जो टॉपिक है उसको क्लोज करता हूं। आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लेना या फिर मैंने आप लोगों को लिखवा दिया, ठीक है। टाटा बाय बाय।